Welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. स्टूडेंट, एज यू नो, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जनरल का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो आपकी बेसिक जनरल एंट्रीज हो, आपकी एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट, आपकी स्पेशल जनरल एंट्रीज, एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. क्लियर? बट वो सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आपके जनरल चैप्टर में स्टिल कुछ ऐसी एंट्रीज है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो आपके आने वाली वीडियोस में आई थिंक 2 और 3 वीडियोस में हम वो सारे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे. क्लियर? तो ये जो आपकी ट्रांजेक्शन है, इनको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट ये आपकी कुछ टफ ट्रांजेक्शन हैं, टफ जनरल एंट्रीज हैं, जिनका सोल्यूशन आपको आना चाहिए. तो आज के सेशन में हम वही वाली जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ये आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं, देयर आर 4 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो 1 बाय 1 हम इन ट्रांजेक्शन को स्टडी करेंगे विद वर्किंग नोट. तो निकाल लीजिए फटाफट अपनी नोटबुक एंड पेन एंड बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरल एंट्री. तो फर्स्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टेड रुपीज 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक. अब सबसे पहले जब भी आप गुड्स सोल्ड करते हो या परचेज करते हो, इन दैट केस यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे साफ मेंशन है कि आपने दिनेश गुड सोल्ड किए हैं और अगेंस्ट अ चेक, यानी कि उस पर्सन ने हमें चेक दे दिया है, तो इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन. बस इतना सा फर्क है कि आपको जो पेमेंट मिल रही है वो नॉट इन द, आपको कैश इन हैंड नहीं मिल रहा, वो पैसे आपके किस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं. ठीक है, बट ये तो क्लियर है कि आपने गुड्स बेचे हैं और बदले में आपके पास पैसे आ चुके हैं. क्लियर? बट तो हम ये देख लेते हैं, और ये जो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं ये आपने एट अ प्रॉफिट पे सोल्ड किए हैं. तो बना लेते हैं इसका वर्किंग नोट. इट्स अ वर्किंग नोट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000. ठीक है, बट आपने जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो आपने 60,000 पे कस्टमर को नहीं सोल्ड किए, आपने अपना प्रॉफिट मिलाकर सोल्ड किए. तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जब हम फर्म अपना प्रॉफिट ऐड करेगी तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? और अगर लॉस पे सोल्ड करती है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? तो प्रॉफिट पे सोल्ड किया आपने, कस्टमर के जो वैल्यू थी वो 60,000 की थी, बट आपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट 60,000 का नहीं दिया, उसमें आपने 40% अपना प्रॉफिट मिलाया है. तो प्रॉफिट को कर देंगे ऐड. तो 60,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो ये 24,000 आ गया. यानी कि आपने 84,000 रुपीज के गुड सोल्ड किए कस्टमर को. क्लियर? बट लेस 20% डिस्काउंट. ये तो ठीक है कि आपने प्रॉफिट इसमें ऐड किया, बट आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया. अब डिस्काउंट होगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करके इट्स अलाउड और इट्स रिसीव. तो आपको मैंने आप पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर हमारे जो फर्म है वो सेलर है, तो इन केस ऑफ सेलर आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करोगे, एंड इन केस इफ योर फर्म इज बायर तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा फ्रॉम द सप्लायर. क्लियर? तो यहाँ पे आपकी फर्म सेलर है तो आपको डिस्काउंट अलाउ करोगे. तो आपने 84,000 रुपीज की वैल्यू के गुड्स कस्टमर को नहीं सोल्ड किए, आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया. अब डिस्काउंट दोगे तो आपको पेमेंट कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है. तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस. कितना डिस्काउंट है आपका, 20%. तो 84,000 का 20% में निकालूंगी तो ये आ जाएगा आपका 16,800. दो सी, तो ये कितना आ गया, 67,200. यानी कि आपने फाइनली कस्टमर को कितने के गुड्स सोल्ड किए, 67,200 के ये पैसे लोगे आप. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, पेड कैरेज रुपीज 500. अब कैरेज भी पे किया है 500, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. ये आपने कस्टमर से चार्ज नहीं किया. और कैरेज डिपेंड करता है कि सेलर पे कर रहा है या बायर पे कर रहा है. कई बार सेलर भी पे कर देता है, कई बार बायर भी पे कर देता है. वो जो एग्रीमेंट में मेंशन होगा बिटवीन द बायर एंड सेलर उसमें लिखा होगा, बट यहाँ पे फिलहाल ही मेंशन है कि कस्टमर से हमने नहीं चार्ज किया. तो ये जो कैरेज है ये फर्म ने पे किया होगा. तो फाइनली आप कस्टमर से 67,000 रुपीज के पेमेंट रिसीव करोगे. क्लियर? तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और पैसे बैंक में गए तो बैंक को डेबिट कर देंगे. व्हाट गोज आउट, गुड्स सोल्ड कर दिए तो टू सेल्स अकाउंट.
तो कितने पैसे लोगे? 67,200, 67,200। क्लियर? नरेशन लिख दो, फॉर गुड सोल्ड टू दिनेश। डन? क्लियर हो गया? और ये तो आपको पता है कि इस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री के अंदर शो नहीं करते, उसको सीधा अमाउंट में से डिडक्ट करके हम दिखा देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है, कैरेज भी तो पे किया है, कैरेज की एंट्री पास ऑन करोगे, कैरेज फर्म ने पे किया है, तो क्या करेंगे? कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दो 500 500 और नरेशन लिख दो, फॉर पेड कैरेज। सी स्टूडेंट, कैरेज तो आपको समझ में आ गया होगा, बट आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट हुई होगी कि मैम ने यहाँ पे आउटवर्ड क्यों लिखा है। सी स्टूडेंट, कैरेज इज ऑफ टू टाइप, वन इज कैरेज इनवर्ड एंड वन इज कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज को हम हिंदी की सरल भाषा में क्या बोलते हैं? भाड़ा। जब आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हो, तो जब अभी कॉस्ट जनरेट होती है, मे बी इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, या आपके जो गुड्स है वो वर्कर उठा के लेके जा रहे हैं तो उनको वेजेस पे करते हो, दैट कॉस्ट, तो मे बी आप यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ भाड़ा, या टैक्स लग गया, टोल टैक्स लग गया, ठीक है, तो दैट इज अ कैरेज, भाड़ा। वो कोई एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तो कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज मतलब उस वाले गुड्स पे लग रहा है जो गुड्स कंपनी के अंदर इन हो रहे हैं, इनवर्ड हो रहे हैं, इनवर्ड, तो उसको बोलते हैं, यानी कि अब इनवर्ड कब होते हैं? जब आप गुड्स परचेज करते हो, क्योंकि वो हम के अंदर आ रहे हैं, तो गुड्स परचेज करते वक्त जो गुड्स पे जो भाड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और गुड्स को सेल करते वक्त, सेल हो रहा है, गुड्स कंपनी से बाहर जा रहे हैं, आउट होके जा रहे हैं, तो गुड्स सेल करते वक्त जो कैरेज लगता है उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है? इनवर्ड, गुड्स परचेज करो कंपनी के अंदर, इन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भाड़ा होगा, उस टाइम पे जो कैरेज है उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। गुड्स आप सेल कर रहे हो, फर्म से आउट होके जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो कैरेज है उसको हम बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेज इन आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आपने वर्किंग नोट बनाया और फिर आपने जनरल एंट्री पास ऑन कर दी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्किंग नोट बनाओ, उसके बाद एंट्री पास ऑन करो, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्किंग नोट बनाता है तो इट्स क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। तो आप उसके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट की कि इस बच्चे ने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, तो उसके हाथ से खुद ब खुद मार्क्स निकलने लगते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वर्किंग नोट बनाओ जनरल एंट्री के साथ। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। सी वर्किंग नोट 2, second entry is sold goods cost ₹45,000 to Manoj at a profit of 33/1/3 ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस एंट्री में भी आपने गुड सोल्ड किए हैं स्टूडेंट, बट इस एंट्री में ये मेंशन नहीं कि आपने कैश पे सोल्ड किए क्रेडिट पे सोल्ड किए, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। उस केस में मैंने आपको बता रखा है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या किसी पर्सन का नेम गिवन है। यस, किसी पर्सन का नेम गिवन है, आपने किसको सोल्ड किया? मनोज को। तो अगर पर्सन का नेम गिवन होता है तो इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि अभी फिलहाल आपको मनोज ने पैसे नहीं दिए, मनोज आपको फ्यूचर में पैसे देगा। क्लियर? तो वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है आपकी? 45,000। प्रॉफिट एज यू नो ऐड करेंगे, तो 45,000 इंटू 100/3 इंटू 1/100। तो इसको सॉल्व किया मैंने, सी स्टूडेंट, तो ये आ गया आपका 15,000। 5 डन। तो ये आपने 60,000 रुपीज की गुड सोल्ड कर दिए। अब प्रॉफिट, अब 20% रेट डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट आपको पता है माइनस होता है, तो 12,000। तो 48,000 के गुड्स आपने सोल्ड किए। अब आगे पेड कैरेज 400 और ब्रैकेट में लिखा टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि आप 48,000 के गुड्स आपने सोल्ड किए। फाइनली ये गुड्स की सेल वैल्यू हो गई, यानी कि आप कस्टमर से, मतलब आपने गुड्स इतने के सोल्ड किए, बट आप कस्टमर से कितने लोगे?
48,000 तो लोगे ही लोगे, प्लस 400 रुपये भाड़े के भी लोगे। पर जो कैरेज होता है उसको हम गुड्स की सेल वैल्यू में ऐड नहीं करते, वो अलग से एंट्री करके अलग से शो करते हैं उसको। सेल तो इतनी की हो गई, ये सेल हो गया फाइनली, ठीक है। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया, गुड्स सोल्ड हो गए भी, व्हाट गोज और गुड्स सोल्ड आउट। गुड्स कितने के सोल्ड हुए, 48,000 के। बट कैरेज फिलहाल अभी, कैरेज तो हमने पे कर दिया बट वो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। ये कैरेज फर्म ने पे किया तो इसलिए यहाँ पे कैश लिख देंगे 400, बट ये कैरेज भी हम कस्टमर से ही लेंगे, तो ये यानी कि हम किससे लेंगे, मनोज से। तो यानी कि मनोज से हम 48,400 रुपीज लेंगे। क्लियर, ये कैरेज फिलहाल हमने पे किया है, बट अगर हम पे करते हैं, अगर ये अगर हम ही बियर कर रहे होते तो यहाँ पे मैं कैरेज आउटवर्ड लिखती, बट ये मैं फिलहाल मैं बियर तो कर रही हूँ, बट ये पैसे मैं मनोज से ले लूंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने मनोज को डेबिट किया है। डन, नरेशन लिख दो फॉर गुड सोल्ड। तो आई होप आपको ये मेरी एंट्री समझ में आ गई होगी, वर्किंग नोट विद जनरल एंट्री। डन, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। पेड बाय चेक ₹6,000 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो सिंपल पे किया है तो एंट्री कर दो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 6,000। ओ सॉरी, आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, आपने पेमेंट चेक के थ्रू किया, तो इंस्टेड ऑफ कैश यू हैव टू राइट बैंक। सॉरी स्टूडेंट्स, तो टू बैंक अकाउंट। सी ऐसे गलती हो जाती है एग्जाम में स्टूडेंट से भी। दैट इज 6,000। देन नरेशन लिख दो फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है ये आपने 1 जुलाई से पे किया है। 1 जुलाई 2017 से 12 मंथ्स अगर मैं काउंट करूँ तो ये कब कंप्लीट होगा, 30 जून 2018। डन, बट इस जून से पहले आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च को, लिखा भी हुआ है उन्होंने। डन, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये वाला ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। तो आप जो इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर, तो आप जो ये बुक्स बना रहे हो वो इस डेट से इस डेट तक की बना रहे हो, ठीक है। तो आपके कितने महीने आ गए, और आपने इंश्योरेंस इस डेट से पे किया है, तो जुलाई से लेकर मार्च, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जैन फेब मार्च, तो ये 9 मंथ्स अगर मैं बात करूँ इसकी, यानी कि ये आपने जो पे किया है इस डेट से इस डेट तक का, यानी कि 12 मंथ्स तक का पे किया है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अप्रैल टू 31 मार्च में 12 मंथ में से कितने मंथ आ गए, 9 मंथ आ गए, खुद देख लो आप। जुलाई से लेकर मार्च से 9 मंथ्स आ गए। कितने पेंडिंग है आपके, ये पेंडिंग है 3 मंथ्स। ये जो 3 मंथ्स है वो एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है, नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया है, इस वाले ईयर में नहीं आ रहा वो, आपने इस वाले ईयर में नेक्स्ट आने वाले ईयर फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने का रेंट वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, आपने एडवांस पे कर दिया। जो आपने 12 महीने का रेंट पे किया इसमें से 9 मंथ्स तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आ गए, बाकी आपने यहाँ तक का पे कर दिया। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा मंथ है वो भी तो आपने इसी वाले ईयर में पे किया है, तो वो जो 3 महीने का रेंट है वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो वो हो गई आपकी प्रीपेड। तो उसकी एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, देन दैट बिकम्स योर एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। कितना, 3 महीने का निकाल लो, तो 6,000 इंटू 3/12 1,500 रुपये। डन, और नरेशन आप लिख दो। ये आपको मैं दोबारा बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया, रब करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी स्टूडेंट, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 जुलाई 2017 से 12 मंथ तक का। अगर मैं 12 मंथ तो वो एंड होंगे 30 जून 2018। डन,
इससे पहले 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017 में। तो आप जो बुक्स बना रहे हो वो इस फाइनेंशियल ईयर की बना रहे हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2018 तक का। तो आपको ये देखना है, तो ये जो 12 महीने हैं, इस 12 महीने में से इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने आ रहे, कितने महीने आ रहे इस डेट तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं। बाकी जो 3 मंथ्स है वो नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से तो नया ईयर शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो 9 मंथ्स तो इसी वाले ईयर से बिलोंग करता है। बाकी जो 3 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा आपने पे किया है वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपको प्रीपेड उसको ऐसे शो करना पड़ेगा। डन? वर्किंग नोट क्लियर है? फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट एंट्री। आपने 4th एंट्री 300 रुपीज स्पेंड किए फॉर अ रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। अब ये जो रिफ्रेशमेंट होती है, टी पे स्पेंड किए या आपने नॉर्मल कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए आपके, तो इसके लिए आपको अलग से कोई नेम देने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस को आप सिंपल लिख सकते हो सैंडरी एक्सपेंसेस, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। और आपने पेमेंट करी है तो टू कैश कर दो, अगर चेक से करी तो टू बैंक कर देते। तो 300 और एडिशन लिख दो फॉर एक्सपेंसेस पेड। डन? तो आई होप आपको मेरी ये चारों की चारों जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।